नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस की तरफ से दिल्ली से गिरफ्तार तेजुंदर बग्गा का मामला गर्माता जा रहा है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार बग्गा को पंजाब पहुंचने से पहले रोका और दिल्ली पुलिस के हवाले किया है। पीपली में मामले पर सियासत गर्म थाने के बाहर पंजाब पुलिस हाय हाय केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगे। बग्गा की गिरफ्तारी टीम की अगुवाई कर रहे पंजाब पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह से जब बात की गई तो उनके काफिले को कुरुक्षेत्र में क्यों रोका गया, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस तथ्यों की पड़ताल कर रही है और ये उनकी ड्यूटी है। जब उनसे कहा गया कि बग्गा के पिता ने मारपीट के आरोप लगाए हैं तो उन्होंने कहा कि उनके आरोप निराधार है। चाहिए मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जबकि किसी गिरफ्तार करने के लिए पहले वहाँ की जो लोकल पुलिस है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने चोरी के से जैसे किडनैप करते हैं एक बंदे को, यानी एक आतंकवादी के रूप में उसको वहाँ से उठाया। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी पुलिस को तुरंत केंद्र सरकार इसको बर्खास्त करे। और जो इससे तो ये लगता है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस मामले में फेल है। पंजाब के मुख्यमंत्री के सारे पे पुलिस काम कर रही है, जैसे गुंडागर्दी वो कर रहे हैं तो वैसे पुलिस के द्वारा ये सामने आ रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि पंजाब पुलिस के ऊपर ये केस दर्ज करके इनके ऊपर तो बिल्कुल ही हत्या केस इससे होना चाहिए। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा के समीप इनोवा गाड़ी में विस्फोटक सामग्री सहित 4 आतंकवादियों के पकड़े जाने से क्षेत्रवासी हैरान है। देखिए रिपोर्ट। तो फिलहाल करनाल आतंकियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अलर्ट है। जिस तरीके से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। 4 आतंकी बुधवार की देर रात पंजाब के फिरोजपुर जिला से रवाना हुए थे। इनको पाकिस्तान से मिली हथियारों की खेप और बारूद की खेप को तेलंगाना पहुंचाना था। इस तरह की लोकेशन इन लोगों के मोबाइल से बरामद हुई है। हम इस समय मधुबन थाना परिसर में मौजूद हैं और यहीं पर इन आतंकियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इनोवा गाड़ी में सवार होकर ये लोग फिरोजपुर से तेलंगाना के लिए निकले थे। करीब 1650 किलोमीटर की दूरी है जो इन्होंने तय करनी थी। हालांकि अभी इन्होंने 350 किलोमीटर की दूरी तय कर ये करनाल पहुंचे थे और जहां पर करनाल पुलिस ने इनको धर दबोचा। ये वो इनोवा गाड़ी है जिसमें ये आतंकी जो हैं सवार होकर आए थे। हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी गाड़ी के अंदर विस्फोटक रखा गया था और बेहद सातिराना तरीके से प्लानिंग की गई थी इस गाड़ी को बम से उड़ाने की, क्योंकि जो बम इसके अंदर से मिले थे वो बेहद घातक थे और एक्टिव मोड पर इनको रखा गया था। कल पुलिस ने इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने इस गाड़ी को पूरी तरह से खंगाला था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो गाड़ी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो खोल कर रखे गए हैं। उसकी छत को पूरी तरह से खोला गया है। जो सीटें थी यहाँ पर इस गाड़ी की वो भी पूरी तरह से खोल कर उनको चेक किया गया है कि इसके अंदर किसी तरह का और विस्फोटक ना छिपाया गया हो। ऐसे में कई घंटे लगातार 4 से 5 घंटे तक बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने इस गाड़ी की गहनता से छानबीन की थी। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे मधुबन थाना परिसर में जहां कल जो है बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची थी और इस गाड़ी से जो बारूद मिले था, जो RDX मिला था, उसको यहां पर जो है डिस्पोज ऑफ किया गया था। ये वो जगह है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह की ये यहाँ पर डिस्पोज करने के लिए बम को ये बनाई गई थी। इस तरह से कट्टों के बीच में यहाँ पर वो पैकेट जो है RDX का रखा गया था और यहाँ गाड़ी से रोवर के जरिए वो RDX के पैकेट निकाले गए थे और तीनों जो बम थे वो उन घातक बमों को यहीं मधुबन थाना परिसर में डिस्पोज ऑफ किया था। करनाल में आतंकियों को पकड़े जाने के बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सड़कों पर जगह जगह पुलिस के नाके लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों के बाद अब कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़े करने के इंतजाम के जो है आदेश दिए गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त हम गुरुग्राम में हैं। तमाम जगहों पे क्योंकि इसी तरीके से नाकाबंदी की जा रही है। सभी लोगों के जो अधिकतर जो संदिग्ध नज़र आते हैं उनके वाहनों को रोक करके उनकी जांच भी यहाँ पर जो है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की जा रही है।
कोई यदि संदिग्ध जो नज़र आता है या कोई ऐसे ज़्यादा लोग नज़र आते हैं या कोई गाड़ी काले शीशे वाले या किसी भी तरह की संदिग्ध गाड़ी नज़र आती है तो उसकी पूरी जांच की जा रही है। बाकायदा उनका रिकॉर्ड भी जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा रखा जा रहा है। ये गुरुग्राम में सेक्टर 15 की ये तस्वीर है। अगर यहाँ की बात की जाए तो सेक्टर 15 की ये तस्वीर है जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की जांच भी की जा रही है। उनके तमाम रिकॉर्ड जो है पुलिस जो है अपने रिकॉर्ड में रख रही है। यदि कोई संदिग्ध ऐसा नज़र आता है तो हर व्यक्ति पर ऐसी नज़र रहे। और हमने इसके अलावा ना सिर्फ यहाँ बल्कि तमाम मॉल्स के अंदर भी अगर बात करें या फिर सरकारी सचिवालय है, सरकारी अस्पताल है, हर जगह जगह पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तमाम जगहों पे कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। अगर हम बात करें तो गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है, जो डॉग स्क्वाड की टीम है, वो जाकर के बिल्डिंगों की जांच कर रही है। सरकारी अस्पतालों में, सेक्रेटरीट में, मॉल्स में, तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर भी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हर संदिग्ध वाहन की जांच जो है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा पूरे गुरुग्राम में, क्योंकि दिल्ली से नज़दीक है गुरुग्राम की बात की जाए और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे भी है। हाल ही में एक लेटर भी जारी हुआ था गुरुग्राम के DL ऑफ फेज 2 पुलिस के द्वारा, जिसमें आतंकी साजिश की बात कही गई थी कि IB से सूचना मिली है। हालांकि पुलिस ने बाद में से कहा था कि ये पुलिस द्वारा दिया गया है, इसको फिलहाल हम वापस ले रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के कहीं ना कहीं हालांकि सख्ताई जरूर है, अलर्ट मोड पे जरूर है गुरुग्राम पुलिस। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। सरकारी अस्पताल से दंगी फरार होने के मामले में 2 पुलिसकर्मियों और 2 SPO पर गाज गिरी है। SP मसूद अहमद ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 2 SPO टर्मिनेट किए गए हैं। मारपीट मामले में जेल में बंद आरोपी को अस्पताल में दाखिल करवाया था, जो अस्पताल से फरार हो गया था। हालांकि आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। और वहीं सिरसा के सिकंदरपुर झाड़ी में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस को टीम ने कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना देर रात की है, जब सिरसा की सदर पुलिस ने अवैध शराब बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया था। देखिए रिपोर्ट। सिरसा के सिकंदरपुर ढाणी में जब पुलिस की टीम शराब तस्कर को अरेस्ट करने गई तो शराब तस्करी करने वाले लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में SHO सहित एक अन्य पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 नामजद और 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव सिकंदरपुर की ढाणी में कुछ लोग अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं और शराब बनाने का कार्य अभी पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसकी सूचना मिलने के बाद सिरसा सदर पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंची और पुलिस के साथ वहीं मारपीट की गई। बता दें कि इस हमले में पुलिस की गाड़ी भी पत्थरों से तोड़ दी गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बाकी सभी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चरखी दादरी में एक बुजुर्ग दंपति तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में 5 पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 73 वर्षीय सुरेंद्र सिंह डबास ने नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में पोल वॉल्टिंग गेम में 1 मीटर 90 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं उनकी पत्नी 70 वर्षीय संतरा देवी ने भी चैंपियनशिप में भाग लेते हुए 80 और 200 मीटर लंबी बाधा में दौड़ में अव्वल रहकर 2 स्वर्ण पदकों पर अपना कब्जा किया है। 70 की उम्र में 17 का जज्बा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 16 निवासी सुरेंद्र डबास व उनकी पत्नी संतरा डबास की, जिन्होंने चेन्नई में आयोजित नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया बल्कि 5 पदक जीतकर उन युवाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया जो कि किसी वजह से नशे की गर्त में जा रहे हैं। सुरेंद्र डबास और संतरा डबास ने 5 पदक जीते हैं। जहां सुरेंद्र डबास की बात करें वो 73 वर्ष के हैं, जबकि संतरा डबास 70 वर्ष की है। सुरेंद्र डबास ने पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि संतरा डबास ने बाधा दौड़ में 80 व 200 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। कुल 5 मेडल इस बुजुर्ग दंपति ने जीतकर एक नया इतिहास कायम किया है। संतरा डबास ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, इलाका वासियों में खुशी का माहौल है। अगर इस दंपति की बात करें, संतरा डबास शिक्षा विभाग से 2009 में रिटायर हुई थी, लेकिन उससे पहले से ही मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिताओं में शिरकत करती आई है और उसी का परिणाम है कि लगातार वो मेडल जीतती आई है।
दूसरों के लिए एक उदाहरण भी इनके द्वारा कायम किया गया है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। यमुनानगर में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दिया है। जिले में कोरोना के मामलों की संख्या 8 हो गई है। 5 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। यमुनानगर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। हालांकि पिछले 45 दिन तक कोई भी कोरोना का केस नहीं आया था और अब लगभग एक हफ्ते से डेली एक दो केस आ रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह जी। उनसे जानते हैं कि क्या कारण है और क्यों आ रहे हैं। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीच में हमारा जो नेगेटिविटी रेट उस दिन लगभग 40-45 दिन रहा था हमारे ज़िले का, तो कोविड प्रोटोकॉल में लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरती, मास्क लगाने छोड़ दिए, सामाजिक दूरी बनानी छोड़ दी, तो उसके बाद से इक्का दुक्का केसेज आने शुरू हो गए हैं। इस समय हमारे ज़िले में 8 एक्टिव केस हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि सौभाग्य की बात है कि इसमें से कोई भी सीरियस पेशेंट नहीं है। ये मामूली माइल्ड सिम्टम है, नज़ला जुकाम और बुखार। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि अपना कोविड बिहेवियर जो है वो मेंटेन रखें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें, और जैसे ही कुछ सिम्टम आता है, नज़ला जुकाम, खांसी, बुखार, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी कोरोना जाँच करें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि लोग कोविड बिहेवियर नहीं पालन कर रहे, ना तो सोशल डिस्टेंस बरते हैं, ना सैनिटाइजेशन, मास्क सरकार ने हटा दिया है, वो कहीं चौथी वेव या कहीं ये ऐसा खतरा तो नहीं होने वाला? देखिए, वो इस बारे में जो हमारे पॉजिटिव सैंपल होते हैं उसकी हम नियमित रेशो हम टेस्टिंग के लिए अपनी नियमित लैबों में भेजते हैं ताकि पता लग सके कौन सा स्ट्रेन है। लेकिन अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उससे क्लिनिकली यही लग रहा है कि जो हमारी 3rd वेव में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था वायरस, वही वायरस दोबारा हमारा लापरवाही के कारण स्पाइक ले गया है, और ये जो इक्का दुक्का केसेस आ रहे हैं उसी वजह से आ रहे हैं। अगर लोग दोबारा से अपना कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे तो हम दोबारा ही नेगेटिविटी रेट पे आ सकते हैं। सर, ये तो हुआ कोविड की बात। यदि जो वैक्सीनेशन है, वो भी वैक्सीनेशन की वजह से हम लोग शायद कोविड पे पार पा पाए या बच पाए, उसका क्या है? फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, अब बूस्टर डोज कल से शुरू हुआ पोर्टल, तो क्या स्थिति है सर? देखिए, हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। हमारी जो कुल अब तक देखा जाए जो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट डोज है वो 101% है, और सेकंड डोज हमारी 88% है। 12% की कमी है। इसके लिए मैंने टीम को निर्देश दिया है कि ये 12% जो हमारी पॉपुलेशन कवर नहीं हुई है, हो सकता है इन्होंने किसी अन्य फ़ोन नंबर से, आईडी से अपना इंजेक्शन लगवा लिया हो। इनको लाइन लिस्टिंग करके इनको फ़ोन पे इनके कॉल करी जाए और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने टीके लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं। इसी तरह से हमारे ज़िले में 16,236 प्रिकॉशनरी डोज के टीके लग चुके हैं, जिसमें से जो हमारा कल पोर्टल शुरू हुआ था, जो 18 से 59 साल का जो शुरू सरकार ने कहा था कि हम फ्री टीके लगाएंगे, उसमें हमारे 390 टीके लग चुके हैं। मेरी लोगों आमजन से आग्रह है कि जो भी 18 से ऊपर के व्यक्ति हैं और उनको अपनी दूसरी वैक्सीन की डोज, सेकेंड डोज लगवाए हुए 9 महीने हो चुके हैं, वो तुरंत ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी प्रिकॉशनरी डोज अवश्य लगवाएं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह, सीएमओ यमुनानगर, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि कोरोना अभी गया नहीं है, और ये जो 8 केस आए हैं ये भी हमारी लापरवाही को, कि हमने कोरोना प्रोटोकॉल का जो इस्तेमाल बंद कर दिया था। वो डॉक्टर मंजीत सिंह सीएमओ साहब का यही कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, यही एक बचाव है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरीदाबाद में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रही हैं। वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। जिले में मास्क न लगाने वालों के चालान काटे जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस ने भी अब सख्ती शुरू कर दी है। आए दिन यहां पर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से लगातार एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, और टेस्टों की संख्या भी यहां पर बढ़ा दी गई थी, लेकिन लोगों में अब इसके प्रति रुझान कम दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो प्रिकॉशंस जो डोज है वो भी लगाई जा रही है फ्री में, लेकिन लोग कम ही वहां पर डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में
देखना होगा कि किस तरीके से लोग इस बात को अमल में लाएंगे और कोरोना से बचा जा सकेगा। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। वहीं जिंद में अमेठी यानी हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए आए 5 जिलों से सुपरवाइजर आए हुए हैं, जिन्हें जिले के प्रगतिशील किसानों से भी मिलाया जा रहा है। सुपरवाइजर ने शुक्रवार को प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला के खेत का दौरा किया। अमेठी से कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वजीर सिंह चौहान ने बताया कि सुनील कंडेला का जीरो बजट खेती का बड़ा उदाहरण है। प्रति एकड़ 7 से 8 लाख रुपए हर साल कमाता है। कृषि विभाग के सुपरवाइजर को ये मॉडल दिखाया है ताकि अन्य जिलों में भी ये सुपरवाइजर इस मॉडल को लागू कर सके, जिससे प्रेरित होकर किसान जहर मुक्त खेती करे और कम लागत में अधिक मुनाफा ले। रतिया में एक वकील से नायब तहसीलदार की तरफ से दुर्व्यवहार के आरोपों का मामला गरमाया गया है। बाढ़ के सैकड़ों वकील लामबंद हुए हैं। नया तहसीलदार के खिलाफ खोला है मोर्चा। एसडीएम कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों का आरोप है कि रतिया तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लोगों का काम करवाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर वकीलों का आरोप है कि बाहर के नए वकील विनय सिंगला से नायब तहसीलदार से बदसलूकी की है। हरियाणा की खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं। सोनीपत के रहने वाले अंकित मलिक नाम के खिलाड़ी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता में प्रदेश का डंका बजा दिया है। अंकित ने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हालांकि अंकित को मलाल है कि अभी तक सरकार की तरफ से उसको कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। भीषण गर्मी में आमजन भयंकर बिजली कटों के बीच गर्मी से तरबतर होकर अपना पसीना बार बार पोंछ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों को पढ़ाई के समय ये पसीना न बहाना पड़े, इसके लिए सरकार ने प्रदेश के मॉडल संस्कृति स्कूलों में इन्वर्टर बैटरी के लिए 22 लाख रुपए पास किए हैं। शिक्षा अधिकारियों की माने तो अकेले झज्जर जिले के 1.5 दर्जन से अधिक मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए 4.5 लाख रुपए बजट में खर्चने का प्रावधान रखा गया है। बजट में चिन्हित उक्त स्कूलों में डबल बैटरी और इन्वर्टर लगाए जाएंगे। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस हादसों में कमी लाने के लिए सड़क और ब्रेकर आदि पर सफेद पट्टी लगाने के साथ साथ खराब सड़क को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने के बाद उसे दुरुस्त करने का काम भी करता है। ट्रैफिक एसएचओ दयानंद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वाहन चालकों को सभी दस्तावेज साथ रखनी चाहिए ताकि चेकिंग के दौरान अगर पुलिस गाड़ी रुक जाती है तो चालकों को भी समय व धन की बचत हो सके। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक चालक को गाड़ी चलानी चाहिए। हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई दुर्घटना ना हो। जैसे ब्रेकर हैं, ब्रेकर को जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह करवा रहे हैं। बैरिकेड्स वगैरह हम जो चेकिंग करते हैं उनको चेकिंग करने के बाद उनको हटवा रहे हैं। तो टूटे फूटे रोड उनको जो संबंधित विभाग से संपर्क करके उनको ठीक करवा रहे हैं ताकि दुर्घटना ना हो। बस जनता से हमारी यही अपील है कि अपने धीमी गति से चले, निर्धारित गति से चले ताकि दुर्घटना ना हो, दूसरा को असावधानी ना पूछे। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। ड्राइवरों ने अपने सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। समय समय पर पुलिस चेक करती है, आरटीओ चेक करती है, उनको दिखाने चाहिए ताकि उनको भी समय का बचाव हो, प्रशासन का भी बचाव हो। तकरीबन जितने भी टोल हमारे इस एरिया में पड़ते हैं, सोना से लेकर के यहाँ तक सभी पे सफेद पट्टी लगवा रहे हैं ताकि दूर से दिखाई दे ड्राइवर को भी, रात में भी। अब यहाँ कंजेस्टेड एरिया है और स्पीड ब्रेकर है ताकि दुर्घटना बचा जा सके। पलवल के होडल इलाके में नेशनल हाईवे 19 सोजीना नहर पर एक बाइक ट्रक से टकरा से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में सवार
हादसे में बाइक सवार 3 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला सहित 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को होडल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने घायलों को गंभीर हालत के देखते हुए नूह के रण के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।